हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2 जो है उसका पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 2 के पहले हम लोग जो है यूरोपियन राइवल्स के ऊपर तक कर चुके हैं, यहाँ तक कर चुके हैं। अब जो है ईस्ट इंडिया को किन यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनियों से इसको कंपटीशन मिला था, इस टॉपिक में अभी हम यही पढ़ने वाले हैं। तो पहला है हमारा द पोर्टुगस, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि एक पुर्तगाली नेविगेटर जो था जिसका नाम था वास्को डिगामा, इसने जब इंडिया को लिंक करने के लिए यूरोप से इंडिया तक आने का सी रूट खोजा, केप ऑफ गुड होप यह जगह का नाम है, यहाँ से होते हुए 1498 में। तो यह जब वास्को डिगामा द्वारा जब खोजा गया, उसके बाद से जो है पोर्तुगस लोगों का व्यापार जो है इंडिया के साथ बढ़ गया। जैसे कि उस रूट का नाम दिया गया है, वास्को डिगामा ने जिस रूट से होते हुए यूरोप से इंडिया तक आए हुए थे वो दिया हुआ वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट से होते हुए साउथर्न अफ्रीकन, ये केप ऑफ गुड होप जो है साउथ अफ्रीका में पड़ता है, वहाँ से होते हुए कालीकट तक पहुँचे थे, ठीक है। जिसको मॉडर्न डे में यह केरला में पड़ता है और इसका नाम है कोझिकोडे, कि नहीं, केरला कोझिकोडे। तो यह रूट था जिसको फॉलो करते वो इंडिया में आए हुए थे। और सी रूट खोजने का सबसे बड़ा कारण यह था कि पहले ये लोग लैंड से, बाई लैंड ये लोग व्यापार करते थे पुर्तगाली। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, जैसे जैसे ऑटोमन एम्पायर का पावर बढ़ने लगा, तो ये तुर्की का एम्पायर था, तो एशिया के वेस्ट भाग में ये लोग यूरोपियन लोग चाह के भी अपना ट्रेड जो है उतने अच्छे से लैंड रूट से ये नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बीच में ऑटोमन एम्पायर द्वारा लूट पूट का घटना ये जो भी है इनसे लूट लिया जाता था, या फिर इनसे हेवी अमाउंट में जो है ना टैक्स जो है इनसे वसूला जाता था। इसीलिए इन लोगों ने सी रूट खोजने का प्रयास किया और 1498 में इन्होंने खोज भी लिया। जैसे कि यहाँ पर गुड टू नो में दिया हुआ है कि वास्को डिगामा जो है 170 लोगों को लेकर 8 जुलाई 1497 को लिब्सन जो है पोर्टुगस का राजधानी है वहाँ से निकले थे, और 20 मई 1498 को इंडिया के कालीकट में ये पहुँचे थे, ठीक है। और सीधी सी बात है कि बहुत सारे ग्रुप जो है, मतलब पुर्तगाल से बहुत सारे व्यापारी लोग जो है अब इंडिया के मालाबार कोस्ट पे आके अपना व्यापार इन्होंने एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। जैसे कालीकट हो गया, कोची हो गया, गोवा हो गया, दमन हो गया, दीव हो गया, इन सब जगहों पे ये लोग अपना व्यापार स्थापित करने लगे। गोवा, अब या पुर्तगाली लोगों का दबदबा इतना ज़्यादा था कि आप ये समझ सकते हो कि 1968 तक जो है गोवा उन्हीं के अंडर में था। 1968 तक, 1968 में यह जाकर जो है इंडिया का पार्ट बना था। तभी आप गोवा का कल्चर देखोगे तो हमारे इंडिया का कल्चर से काफ़ी डिफरेंट नज़र आता है। आगे बढ़ते हैं। पोर्ट अब जनरली 1498 के बाद से ही ये इंडिया में आने लगे थे, तो हम ये कह सकते हैं कि पहला यूरोपियन पावर था जो कि इंडिया में व्यापार इन्होंने शुरू किया था, और अपना जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, मतलब अपना प्रशासनिक व्यवस्था इन्होंने इंडिया के बहुत सारे भागों में इन्होंने अपना लागू किया था, या उस फील्ड में अपना अधिकार इन्होंने जमाया हुआ था। जैसे साउथ ईस्ट एशिया हो गया, इन जगहों पर इनका कंट्रोल था। इसके अलावा ये सी रूट्स पे भी इनका बहुत सारे रीजन में ये अपना दबदबा बना कर रखे हुए थे। सी रूट्स का मतलब समुद्री जलमार्ग, जहाँ से आने जाने का व्यापार होता है। इसके बाद आफ्टर द अराइवल ऑफ अदर मोर पावरफुल ट्रेड राइवल्स फ्रॉम यूरोप, यूरोप से और भी बहुत सारी यूरोपियन कंपनियां आने लगी। फिर भी देखा जाए तो पोर्टुगस पुर्तगाली लोग जो हैं दे मैनेज टू रिटेन देयर पोसेसन, इन्होंने अपना अधिकार जो है इंडिया का, वेस्टर्न इंडिया में अभी भी जमाए हुए रखा हुआ था। कंपटीशन जो भी मिल रहा था उसको ये लोग उसका डट के सामना कर रहे थे, ठीक है। अब जो है हम डच के बारे में आते हैं, पढ़ते हैं। तो डच जो है 17th सेंचुरी का मतलब 1600 कुछ ईस्वी, जब 1600 ईस्वी चलो तो 17th सेंचुरी को बोलेंगे। तो 17th सेंचुरी में डच भी जो थे, डच टू वेयर, टू लग जाने का मतलब डच भी जो थे, अब यहाँ आ जाएंगे। डच भी जो थे इंडिया में ओशियन के माध्यम से एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी, मतलब व्यापार करने का जो है ना अच्छा इनको मौका इंडिया में नज़र आया, तो 17th सेंचुरी में ये भी इंडिया आने लगे। द डच एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर, जो डच जो भी है सूरत, अहमदाबाद, बराउच, नागापट्टनम एंड मसूलीपट्टनम, इन जगहों पे डच लोगों ने भी अपना फैक्ट्री आकर शुरू किया। हालांकि डच वे आर नॉट इंटरेस्टेड इन फार ईस्ट, इंडिया का जो ईस्ट वाला भाग है वहाँ पे डच लोग जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया।
इंडिया के ईस्ट वाले भाग में डच ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, मतलब इन्होंने यहाँ पे अपना उतना कोशिश किया ही नहीं व्यापार का, ये साउथ के साइड में ही अपना इंगेज थे। दे एस्टेब्लिश्ड कॉलोनियल एम्पायर इन जावा एंड इंडोनेशिया। इनके पावर का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हो कि जावा और इंडोनेशिया जो है यहाँ पे इनका कॉलोनियल, मतलब यहाँ पर इन इन जगहों पर इन लोगों का पूरा फुल अधिकार ये जमा चुके थे। तो आप ऑलरेडी देख लिए, एक तो पोर्टुगस हो गए, एक पोर्टुगस हो गए आपका, और आपका एक हो गए डच हो गए, और एक ब्रिटिश हो गए। तो सीधी सी बात है, हर एक से कंपटीशन था। लेकिन हम ब्रिटिश का कंपटीशनर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाद में चलकर सबसे लास्ट में ब्रिटिश ही बचे थे। इन सभी लोगों का पतन हो चुका था, थोड़ा बहुत पुर्तगाली बचे हुए थे। अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं द फ्रेंच। तीसरा इनको कंपटीशन सबसे ज़्यादा था, किससे था? द फ्रेंच लोगों से था। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये भी इंडिया में 1664, याद रख लेना, 1600 में इंडिया में ब्रिटिश का था, 1664 में फ्रेंच था। इन्होंने भी इंडिया में अपना बेस बनाना शुरू कर दिया, और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे टफ चैलेंज दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे ज़्यादा चैलेंज किसी को मिला तो वो द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से ही मिला, क्योंकि यूरोप में भी और देखा जाए तो आपको ब्रिटिश और फ्रेंच लोगों के बीच में उतना पड़ता नहीं था, वहाँ भी लगातार इनमें युद्ध होते रहता था। पहला फैक्ट्री इन्होंने सूरत में 1668 में इस्टेब्लिश किया, और उसका धीरे धीरे इन्होंने अपना सेटलमेंट जो है, मतलब अपना बेस जो है वहाँ से बढ़ाकर इंडिया में पौंडीचेरी हो गया, चंदा सागौर हो गया, माहे हो गया, कारिकल हो गया, इन सब जगहों पे इन्होंने अपना धीरे धीरे अपना ट्रेडिंग व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया। वेन डुप्लेक्स वाज अपॉइंटेड एट द गवर्नर ऑफ द फ्रेंच, डुप्लेक्स नहीं होगा, डुप्ले याद रखिएगा। जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर जब डुप्ले को बनाया गया, तो इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी इन द मिड 18th सेंचुरी हिज एम्बिशन of establishing a French Indian empire brought him in direct conflict with East India Company। डुप्ले के आने के पहले उतना ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्रेंच कंपनी से प्रॉब्लम या डिस्टरबेंस नहीं था, लेकिन जब डुप्ले इंडिया में आया तो इसका जो इच्छा जो था, जो पूरे इंडिया में जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को फैला दिया जाए, बाकी कंपनी को क्या कर दिया जाए, साइड कर दिया जाए। वहाँ से चलकर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या होता है, वो वार वाला माहौल छिड़ जाता है, समझे। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया होगा। आगे भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो स्टूडेंट्स, टोटल आपको 10 पेज में है ये, तो अभी हम तीसरा पेज है। एक दिन में 1.5 या 2 पेज हम लोग करेंगे, ज़्यादा बेचैन नहीं होना है, स्लोली पढ़ते हैं। सिलेबस आपका टाइम से पहले मैं ओवर कर दूंगा, ठीक है। अब क्या होता है, स्ट्रगल ऑफ पावर के लिए अब क्या होता है, सभी जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो अपने में टकराना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ट्रेडिंग कंपनियां जब इंडिया में यूरोप से आकर जब इस्टेब्लिश्ड हो गई, तो उनके बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट, तनाव का स्थिति पैदा हो गया। ड्यूरिंग द 17 एंड 18 सेंचुरी, 17 और 18 सेंचुरी के बीच में देखा जाए तो इंग्लिश और फ्रेंच कंपनीज जो है सपोर्टेड बाय लोकल इंडियन रूलर्स, इन दोनों कंपनियों, कुछ को इंडिया में बहुत सारे रूलर्स थे, तो ये दोनों क्या करते थे, कुछ लोग फ्रेंच को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे। फॉट सेवरल वार्स, और बहुत सारा वार इन दोनों के बीच में होता है, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में बहुत सारा युद्ध होता भी है। बाय द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी द ईस्ट इंडिया कंपनी इवेंचुअली सक्सेड इन आउट क्लासिंग ऑल द अदर यूरोपियन कंपनी। इवेंचुअली का मतलब ये होता है जो उम्मीद नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिश का इतना आगे चलकर इतना शक्तिशाली या पावरफुल बन जाएगी। और वहीं होता है 18th सेंचुरी के मिड में अचानक से क्या होता है, सभी यूरोपियन कंपनियों में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सबसे पावरफुल बनकर उभरती है। अब यहाँ पे कुछ स्क्रीन में छोटा कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जो है, अब जो है यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे पेज नंबर 4 से। वीडियो आज कल के मुकाबले थोड़ा छोटा है, लेकिन आप लोगों से मैं ये उम्मीद करूँगा या उम्मीद करके रखूँगा, जिनको फ्यूचर में चलकर जो है बहुत जिनका ख्वाब है, सपना है ऑफिसर बनना, उनसे मैं उम्मीद करूँगा यह डेट जो है एकदम याद करके रखना है आपको, कि कब कौन कौन सा
आपको वार हुआ था। अगर आप इसे याद कर लेते हो या फिर आप इसे स्क्रीनशॉट कर लो, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ आप यहाँ से स्क्रीन स्नैप ले लो, स्नैपशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट फिर आप यहाँ से ले लो और इसको याद कर जाइएगा। डेली 2-2 3-3 करके आप याद कर जाइए, आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा। और रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके स्टूडेंट्स आप वीडियो को शेयर कीजिए। क्लास 8 का है तो जितने भी आपके क्लास 8 के क्लासमेट है सभी के पास ये वीडियो होना चाहिए। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर बढ़वाइएगा। हो सके तो हर एक स्टूडेंट और अप्रोच करेंगे, कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। और जो भी आपको वीडियो में कहीं भी आपको कन्फ्यूजन लगा हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।